तो गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। और कल अगर हम सेशन की बात करें तो कल हमने लगभग किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? हमने सारे के सारे जो वैज्ञानिक, सबसे पहले तो मैथमेटिशियंस को कवर किया, सारे साइंटिस्ट को कवर किया, ठीक है। और फिर हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमिस्ट के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी जो कि ज्योतिष वगैरह के ज्ञान दिया था जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट्स दिए थे और जिन लोगों ने जो भी आइडियाज़ दिए थे एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उस चीज़ को समझा था, ठीक है। अब हमारा नया विषय क्या है? चिकित्सा या मेडिकल साइंस बोल सकते हो। अब मेडिकल साइंस में भी हमारे प्राचीन भारत में नॉर्मल जो मॉडर्न डे में मेडिकल साइंस हम लोग यूज़ करते हैं, ये चिकित्सा विज्ञान जो हम लोग यूज़ करते हैं, क्या आज के जैसी है कि कुछ और तरीके से कि हम लोग यूज़ करते थे? कुछ और मतलब कि आयुर्वेद को यूज़ करते थे। अभी जो सिस्टम चल रहा है वो एलोपैथी का चल रहा है, मतलब जो हमारी दवाइयाँ रहती है वो सारी एलोपैथी में आती है। पर उस टाइम पे आयुर्वेद का एक तरीके से कॉन्सेप्ट निकल के आया था। आयुर्वेद मतलब कि हम जो भी दवाइयाँ यूज़ करते थे वो हमको कहाँ से मिलती थी? प्राकृत बोल सकते हो कि नेचर से मिलती थी। हर्ब से, मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं उनसे बनाई जाती थी। हमारे बहुत सारे ऐसे बोल सकते हो कि चिकित्सक में जिन्होंने विज्ञान में उसमें रुचि ली थी और जिसने उसकी खोज की थी, उन्होंने ऐसे पेड़ पौधों को मतलब फाइंड आउट किया था, उनको पता लगाया था कि जिनसे हमारे अंदर की शरीर की बीमारियां दूर हो सके। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो आयुर्वेद हमेशा से ही किस चीज़ पे फोकस करता था, हमेशा किस पे उसका ध्यान रहता था कि कोई भी बीमारी अगर शरीर में हो रही है तो उसको जड़ से खत्म करना है, ठीक है। अगर आज के टाइम पे भी आप देखोगे तो आयुर्वेद हमारे इधर अभी भी एग्जिस्ट करता है, पर लोग उसको ज़्यादा यूज़ करते नहीं है। प्रॉब्लम मेन चीज़ ये है कि उसको मतलब रिजल्ट दिखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो एलोपैथी, अगर आपने एक बार अपनी गोली खाई, अगर आपका सिर दुख रहा है तो वो मुश्किल से आधे घंटे में या उससे भी मतलब ज़्यादा तो बोल दिया मैंने, आधा घंटा, 10 से 20 मिनट में वो आपकी दवाई आपको असर करना शुरू कर देगी। आपको आपका जो सिर दुख रहा है वो थोड़ा बहुत हल्का बहुत उसमें आपको आराम मिल जाएगा। पर आयुर्वेद जो भी चीज़ें हम लोग हर्ब्स वगैरह नेचुरल चीज़ों से आप यूज़ करोगे तो उसके ट्रीटमेंट में टाइम लगता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। पर आज के लोगों को जो भी रिजल्ट है वो क्विक चाहिए कि अगर उन्होंने दवाई खाई है तो हाल साल आराम पड़ना चाहिए। अगर वो डॉक्टर के पास गए, अगर डॉक्टर 2 दिन में सही नहीं कर पाया तो उनको लगता है ये डॉक्टर खराब है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये चीज़ समझ में आया। तो आयुर्वेद का सिद्धांत मतलब जो हमको आयुर्वेद के बारे में प्राचीन भारत से ही देखने को मिलता है, ठीक है। और इस चीज़ का प्रमाण हमको किस में देखने को मिला? हमारे वेद में, ठीक है, क्योंकि वही हमारे पास सबसे पुराना साहित्य है जिनमें हमारे लिए आयुर्वेद के बारे में बताया गया था। ये चीज़ क्लियर हो गई। और आयुर्वेद से रिलेटेड मतलब कि उसमें किस किस ने उसकी खोज की थी और किन किन लोगों ने उस आयुर्वेद के बारे में पता लगाया था कि कौन सी बीमारियां हैं, उन बीमारियों का क्या इलाज है और उनके क्या क्या लक्षण है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। समझ में आ गया? तो हमारा नया विषय क्या है? आयुर्वेद, या बोल सकते हो कि मेडिकल साइंस, ठीक है। चिकित्सक का विज्ञान की उसमें सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। अब मेडिकल साइंस, तो हम लोग मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस में किन किन लोगों ने अपनी अपनी डिस्कवरी दी थी, ठीक है। उन्होंने सारी बीमारियों के बारे में वेद में और कुछ बुकों में, वेद में हमारी सारी चीज़ें बीमारियों के बारे में भी लिखा गया है, उनके इलाज के बारे में भी लिखा गया और उनके लक्षणों के बारे में भी लिखा गया, ठीक है। जैसे कि कोरोना है, तो कोरोना जब आया था तो उसके लक्षण और सिम्टम्स हर किसी को पता नहीं थे। उसके बाद पता चलना स्टार्ट हुए कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो खांसी होना, बुखार होना, हल्का हल्का हमको वीकनेस फील होना, ये सारे सिम्टम्स थे कोरोना के। पहले से हम लोगों को नहीं पता था कि कोरोना के या कोविड, जो आपका कोरोना वायरस या कोविड जो हुआ था, उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। तो उन लोगों ने बीमारियों को पकड़ा, बीमारियों को देखा, उसमें उन्होंने देखा कि क्या क्या लक्षण होते हैं इस बीमारी के और इन बीमारियों का क्या क्या इलाज हो सकता है। ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में दी गई है। और आयुर्वेद का हमेशा से सिद्धांत रहा है कि जो भी बीमारी है उसको जड़ से खत्म कर देना है, ठीक है। जो भी एलोपैथी में हम लोग दवाई खाते हैं वो जड़ से खत्म नहीं होती, वो इंस्टेंट रिलीफ तो दे देती है, पर वो कंप्लीटली हमारी बॉडी से, वो आपकी जो भी फीवर है या आपकी जो भी चीज़ आपको हुई है, जो भी डिसीज हुई है, वो जड़ से खत्म नहीं होती है। ये चीज़ क्लियर हुई। तो आयुर्वेद में हमने देखा प्राचीन भारत में चिकित्सक विज्ञान, जो कि आयुर्वेद और योग, हम इस चीज़ में पढ़ेंगे जो हमारा नया टॉपिक है, ठीक है। प्राचीन भारत में हमेशा से आयुर्वेद का मतलब क्या रहा है? स्वास्थ्य और रोग का विज्ञान। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। इसके बाद अगर हम आयुर्वेद का मतलब समझे तो आयुर्वेद का शब्दार्थ या उसका मीनिंग क्या है? जीवन, जीवन का विज्ञान, ठीक है। आयुर्वेद स्वास्थ्य और बीमारियों से संबंधित दिलचस्प और
आपकी बोल सकते हो कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है कि ये सारी चीज़ें जो भी है वो आपकी बॉडी में कैसी रहेंगी, किसी भी इंसान को प्रोडक्टिव बनाने में कोशिश करते हैं कि किसी भी इंसान को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है, उसको हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे दी जा सकती है, ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में दी गई, ठीक है। वह एक ऐसा विज्ञान है जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को अनुकूलित करने में मदद करता है, जिससे उसे स्वास्थ्य, उत्पादक, खुशहाल, संतोषजनक जीवन जीने में मदद मिलती है, ठीक है। तो उसकी जो भी लाइफस्टाइल है, अगर कोई भी इंसान है तो उसको हेल्दी कैसे बनाया जा सकता है, उसको प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, उसको खुशहाल कैसे बनाया जा सकता है, और उसको बोल सकते हैं कि आप सेटिस्फाई, मतलब उसकी जो लाइफ है उसमें आगे उसको बीमारियां ना हो, और अगर उसको हुई भी है तो उनको जड़ से खत्म करके आगे उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीजें आयुर्वेद में बताई गई, ठीक है। आयुर्वेद से जड़, जो भी हमको आयुर्वेद की चीजें हैं वो सारी की सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, हमको वेदों में देखने को मिलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है, क्योंकि वेद हमारे क्या है, सबसे पुराना साहित्य है, ठीक है। उन सारी चीजों में आयुर्वेद का उल्लंघन, मतलब कि उसमें लेखन दिखाया गया है कि किस तरीके से चीजों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई डिसीज हुई है तो उसके लक्षण क्या है, अगर लक्षण की बात करें तो उनकी बीमारियों का इलाज क्या है, ये सारी की सारी चीजें हमको वेद में देखने को मिलती हैं। अब देखो आयुर्वेद डील्स विद, अब आयुर्वेद किन किन चीजों पे, मतलब कौन कौन सी चीजों पे फोकस करता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आयुर्वेद फोकस विद, या बोल सकते हो कि आयुर्वेद किन किन चीजों के बारे में दिया गया है, किस किस का सिद्धांत है। तो सबसे पहले है आयुर्वेद किन लोगों के लिए बना था, मनुष्य के लिए, ठीक है, मानव प्रजाति के लिए, और मृग के लिए, जिसमें जानवरों के बारे में भी बताया गया कि जानवरों को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और उन बीमारियों का क्या क्या इलाज है। और तीसरी चीज हमारे वृक्षों के बारे में, ठीक है, कि वृक्ष की क्या क्या बीमारी हो सकती है, जब बोल सकते हैं कि पौधों का विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जिसको हम बोटेनिकल साइंस बोलते हैं, जो आपके बायो वाले हैं। तो बॉटनी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में। तो इन सारी की सारी चीजों को उसमें आयुर्वेद में कवर करके रखा है। ये चीज क्लियर हो गई। तो आयुर्वेद ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद मतलब इंडिविजुअली बस इंसानों की मेडिकल साइंस या उनकी आप बोल सकते हो कि हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया, ऐसा नहीं है। उनमें मानव, उस आयुर्वेद में मानव के बारे में भी बताया गया है कि मानवों की कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, ठीक है। जानवरों के बारे में भी बताया कि जानवरों की कौन कौन सी बीमारी हो सकती है और उनका क्या क्या इलाज है। और तीसरी चीज हमारे वृक्षों के बारे में भी बताया कि वृक्ष को किस तरीके से, कौन सा उनको बीमारियां होती हैं और बीमारियों का क्या क्या इलाज है। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो जो भी हम आगे आयुर्वेद यूज करेंगे उनमें यही वर्ड को यूज करना है, ठीक है। एक हमारा आयुर्वेद होगा तो उसमें किसके बारे में, ह्यूमन आयुर्वेद, आयुर्वेद रिलेटेड टू ह्यूमंस, जिसमें हमारे मनुष्य की मतलब कि जो भी उसको डिसीजेस होती हैं वो सारी की सारी चीजें उस आयुर्वेद में दी गई, ठीक है। दूसरी है मृग आयुर्वेद, जो कि किससे रिलेटेड होगी, मृग से रिलेटेड होगी या जानवरों से रिलेटेड होगी। तो उसमें जानवरों की पूरी डिटेल दी गई है कि जानवरों को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उनका क्या इलाज है। और तीसरे वृक्ष के बारे में कि वृक्षों को कौन कौन सी बीमारियां होती है, उनके क्या क्या इलाज है। ये सारी चीजें हम आयुर्वेद में पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद इन तीनों में से सब में बोल सकते हो कि ह्यूमन के बारे में ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन मिलती हो हमारे वेदों में, ऐसा नहीं है। तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती थी, तीनों का इक्वल मतलब महत्व दिया जाता था कि तीनों चीजों को उसमें कवर करके रखा है। ये चीज क्लियर हुई कि तीनों की डिटेल हमको इन्फॉर्मेशन उस चीज में देखने को मिलती है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि उस टाइम पे भी लोग जानवरों को, मनुष्य तो थे ही, जानवरों को और पेड़ पौधों को भी बहुत महत्व देते थे। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम अगर हमारा नया टॉपिक या सब टॉपिक की बात करें तो किसके बारे में पढ़ना है हमको, वृक्ष के बारे में, जो कि हम लोग बॉटनिकल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, और मृग के बारे में कि जो वेटेनरी मेडिसिन है, कि वेटेनरी में मतलब कौन कौन से पशु बोल सकते हैं कि कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, उनके क्या क्या इलाज। ये चीज क्लियर हुई। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, वृक्ष आयुर्वेद एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट्स इन एडिशन टू द प्रिजर्वेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीजेस। मतलब कि क्या है, वृक्ष आयुर्वेद में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पौधों की बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पौधों के बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या क्या उपचार है, ये सारी की सारी चीजें हम किस आयुर्वेद में कवर करेंगे, वृक्ष आयुर्वेद में। ये चीज क्लियर हुई, ये चीज समझ में आ गया। अगर वृक्ष आयुर्वेद की बात करें तो वृक्ष आयुर्वेद में क्या चीज कवर होगी, पौधों से रिलेटेड जो भी हमारी ट्रीटमेंट्स हैं, जो भी बीमारियां हैं या उनके क्या क्या इलाज है, वो वृक्ष आयुर्वेद में कवर हो जाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई।
हिंदी में भी हम उसको वृक्ष आयुर्वेद ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी वही बोलते हैं। बस अगर आपको वो साइंटिफिक नेम बोलोगे तो उसको बॉटेनिकल साइंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात, वो बुक्स की बात करें कि कौन कौन सी बुक्स हैं जिसमें हमको वृक्ष आयुर्वेद के बारे में देखने को मिलता है। सबसे पहली बुक का नाम क्या है हमारा, कृषि पाराशर, कृषि पाराशर। ठीक है, कृषि पाराशर किसने लिखी थी, एक बोल सकते हो कि उनके राइटर कौन थे, तो पाराशर ने लिखी थी। ठीक है, कृषि पाराशर किससे रिलेटेड, किस आयुर्वेद से रिलेटेड किताब है, किससे संबंधित है, कृषि आयुर्वेद से। ये चीज क्लियर हो गई, ये क्वेश्चन बन गया हमारा। ठीक है, और दूसरी किताब का नाम क्या है, कृषि आयुर्वेद, एक उस किताब का नाम भी क्या है, कृषि आयुर्वेद ही। ठीक है, और वो उसको किसने लिखा था, सुरपाल ने लिखा था। ये चीज क्लियर हो गई। तो दो बुक हमको समझ में आ गई कि जो बोल सकते हो कि वृक्ष आयुर्वेद से रिलेटेड है। एक तो वृक्ष आयुर्वेद खुद ही है, जो कि किसने लिखी थी, सुरपाल ने लिखी थी, और दूसरी कृषि पाराशर, तो उसमें उन्हीं का नाम छुपा है, उसको आप समझ सकते हो कि किसने लिखी होगी, पाराशर ने लिखी। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब अगर हम वेटेनरी आयुर्वेद की बात करें, या बोल सकते हो कि जो पशु चिकित्सा की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन सी बुक्स हमको देखने को मिलती है। सबसे पहली बुक का नाम क्या है, सबसे पहली बुक क्या है हमारी, हया आयुर्वेद। ठीक है, जो कि हमने देखा है कि वो पहले तो लिखी गई थी मतलब आप बोल सकते हो कि संस्कृत में, फिर इसके बाद किस किस चीज में ट्रांसलेट हुई, अरेबिक में हुई, तिब्बतियन में हुई, और इंग्लिश में हुई। ठीक है, लिखी पहले संस्कृत में गई थी, इसके बाद उसको ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, उसमें किसके उनको उसको लिखने वाले, उनका नाम क्या था, शालिहोत्र। ठीक है, शालिहोत्र एक बोल सकते हो कि आपके उसके रचेता थे। ठीक है, और शालिहोत्र संहिता इज अ वेरी अर्ली इंडियन वेटेनरी मेडिसिन, मतलब ये चीज है कि जो भी आपके शालिहोत्र वो है, उन्होंने इस किताब में किसके बारे में लिखा था, पशु की चिकित्सा के बारे में लिखा था। ये चीज क्लियर हो गई, शालिहोत्र से याद रहेगा, शालिहोत्र बोल सकते हैं संहिता, जो कि उनकी एक किताब है, और वो हाय आयुर्वेद, ये दोनों की दोनों किताब है, जो कि किसके बारे में, किस आयुर्वेद से रिलेटेड है, पशु के आपके आयुर्वेद से रिलेटेड है। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गया। वेटेनरी साइंस में, वेटेनरी साइंस की हमको ये दो बुक्स देखने को मिलती है। ये चीज क्लियर हुई। अब देखो, ये अष्ट प्रश्ना, और बोल सकते हो कि अष्ट लेखना, और अश्व आयुर्वेद, ये भी एक तरीके से उसके डिविजन्स हैं। ठीक है, उसके भाग हैं कि मतलब बोल सकते हो कि बहुत अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो कि कुछ जंगली जानवर हैं, कुछ हमारे ऐसे नॉर्मल है कि जो डोमेस्टिकेट हम लोग उनको घर में रखते हैं, तो उनके अलग अलग इलाज, उनके और अलग अलग बीमारियों के बारे में इस चीज़ में उनको बताया गया था। ये चीज़ क्लियर हो गई, तो ज़्यादा डीप में पढ़ा है नहीं इसलिए। अब हमने एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर ह्यूमन से रिलेटेड कोई भी आयुर्वेद है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, ह्यूमन आयुर्वेद। अगर कोई आप बोल सकते हो जानवर है, उससे संबंधित आयुर्वेद है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। और अगर पेड़ पौधों से रिलेटेड कोई जो भी संबंधित आयुर्वेद है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे त्रिदोष, यहाँ पे ध्यान से समझना, इसको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा रहा हूं, पर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। त्रिदोष के बारे में सुना है आपने कभी, आयुर्वेद में त्रिदोष के बारे में पढ़ा हो। त्रिदोष क्या होते हैं, दोषा बोलते हैं अगर आप उसको बोलोगे तो। दोषा एक तरीके से बोल सकते हो कि हमारे अंदर की बीमारियों, और मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं कि किसी की भी बॉडी किस इन दोषाज में से किस दोषा से मिलके बनी है। ठीक है, दोषाज नॉर्मल समझ में आ गए कि बोल सकते हो कि इंसान की प्रकृति क्या है, कि अंदर से वो बीमार रहता है, या बोल सकते हो कि कैसा स्वस्थ है, फिजिकली कैसा एक्टिव है कि नहीं है, अच्छा अगर हेल्दी हेल्दी है, गुड लुकिंग है, ये सारे के सारे दोषाज में इंक्लूड होते हैं। और हमारे पास कितने दोषाज हैं, 3 है, तो इसलिए हम लोग उनको किस किस नाम से बोलते हैं, त्रिदोषा। ये चीज क्लियर हो गई। अगर तीनों दोषाज की बात करें तो पहला क्या है, वात, पित्त और काप। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब ये हम बोल सकते हो कि ये बने किससे है, तो हमारी जो भी बोल सकते हो कि जो नेचर में एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हम लोग हमारे आसपास में क्या क्या चीजें हमारे हमको देखने को मिलती है, 5 तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले ये एयर, वाटर, फायर, स्पेस और अर्थ। अगर पहली बात करो तो वायु, ठीक है, पानी, हवा, आपकी अंतरिक्ष, और दूसरी
पांचवी पृथ्वी। ये पांचों चीजों से मिलके हमारा जो नेचर है या हमारी बॉडी है उनसे मिलके बनी है। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आया। तो नॉर्मली अगर हम किसकी बात करें, वट की बात करें, तो वट किससे मिलके बना है हमारा, बोल सकते हो ये स्पेस से, और बोल सकते हो एयर से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, एयर के साथ में स्पेस से। ये चीज क्लियर हो गई। जो हमारा पित्र है वो किससे मिलके बना है, फायर से। ये चीज क्लियर हुई। जो हमारे 5 एलिमेंट्स हमारे नेचर में प्रेजेंट है उसमें से जो जो बात वो आपका बात है वो बात किससे मिलके बना है, एयर से और स्पेस से, या बोल सकते हैं कि हवा से और अंतरिक्ष से। और वहीं पे अगर पित्र की बात करें तो पित्र किससे मिलके मतलब किससे रिलेटेड है, फायर से। और अगर काफ की बात करें तो काफ किससे रिलेटेड है, वाटर से और पृथ्वी से, पानी से और पृथ्वी से। ये चीज क्लियर हो गई। इन त्रिदोषास को देखकर हम इंसान की बोल सकते हो कि प्रकृति बता सकते हैं कि वो इंसान कैसा है। अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें तो वात जो है बेसिकली इस तरीके की जिनके बॉडी में वात तरीके के कंपोनेंट जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने तमस के बारे में सुना है ना, जिस तरीके के हमारे जो आपके आपने उस चीज के बारे में है उसी तरीके से हमारे एलिमेंट्स बताते हैं कि हमारी बॉडी कैसी है। ठीक है, अगर जो वात तरीके के जिसके अंदर वात कंपोनेंट ज्यादा प्रेजेंट होगा वो बोल सकते हो कि फिजिकली थोड़ा सा वीक रहता है। ये चीज क्लियर हो गई। उसके अंदर बीमारियां बहुत जल्दी मतलब बीमारियों से दहित उसका शरीर होता है, उसको बहुत जल्दी बीमारियां पकड़ लेती है और इतनी आसानी से सही भी नहीं होती। इसका मतलब कि उसका इम्यून सिस्टम खराब है। ये चीज क्लियर हो गई। इम्यून सिस्टम उसका खराब है तो अगर उसको बीमारियां होंगी तो उसको एक तो अगर हो भी गई तो उसको सही होने में टाइम लगेगा। ये चीज क्लियर हुई। और अगर पित्र की बात करें तो पित्र में के मतलब जिसके बॉडी में पित्र टाइप की कंपोनेंट्स ज्यादा प्रेजेंट होंगे उसके अंदर मतलब हीट ज्यादा प्रेजेंट है, फायर है एक तरीके से, कि खून बोलते हैं ना कि खोलता हुआ खून है। अगर बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, बहुत जल्दी एग्रेशन आपको देखने को मिल जाता है। शॉर्ट टेम्पर जो लोग होते हैं उनके अंदर कौन सा कंपोनेंट हमको देखने को ज्यादा मिलता है, ये चीज क्लियर हो गई। जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है और वो बेसिकली बोल सकते हो कि वैसे फिजिकली स्ट्रांग तो होते हैं पर इतने ज्यादा स्ट्रांगेस्ट नहीं होते। ये चीज क्लियर हो गई। और इन लोगों की एक और खासियत बता सकते हैं कि ये लोग जितना भी खाना खा ले वो इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गई। और अगर काफ की बात करें तो काफ किससे मिलके बना है, वाटर और अर्थ से। और ये ही लोग होते हैं इनकी जिस इंसान के अंदर काफ कंपोनेंट ज्यादा प्रेजेंट होगा वो इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट होगा। फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांगेस्ट लोग होते हैं, मतलब कि सभी चीजों में फिजिकली स्ट्रांग भी होंगे, गुड लुकिंग भी होंगे। बाकी के उनके अंदर का जो नेचर वाइज है वो नेचर भी हमको देखने को मिलता है वो सारी चीजें। ठीक है, अगर बेस्ट एग्जांपल दूं तो वो थोड़े एक तरीके से बोल सकते हैं स्लो तो होते हैं, मतलब कि कोई भी काम करेंगे पर धीरे करेंगे पर लंबे समय तक करते रहेंगे, मतलब वो हार्ड वर्किंग होते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो नाम सुना है ना, तो वो ये हमारा कंपोनेंट है काफ। ये चीज क्लियर हो गई। अगर इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो राहुल द्रविड़ के बारे में सुना है। ठीक है, तो राहुल द्रविड़ को वॉल कहा जाता है ना क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल थे कि अगर वो पिच पे अगर पहुंच गए हैं तो उनको पता है कि स्टेबल होके वहां पे खेलना है। और वो दिन दिन दो दिन तीन दिन लगातार खेलते रहते थे वो नंबर ओवर। तो हम उनसे हमको क्या देखने को मिलता है कि उनके अंदर कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट था, काफ कंपोनेंट। मतलब वो फिजिकली स्ट्रांग भी है, मेंटली स्ट्रांग भी है। ये चीज समझ में आ रही है क्योंकि टेस्ट मैच अगर आप देखते हो तो उस टेस्ट मैच में आपको 90 ओवर खेलने तो आपके पास स्टेबल एक बॉडी और माइंड होना चाहिए वो बॉल खेलने के लिए। ये चीज क्लियर हुई, ये चीज समझ में आ गई कि इन तीनों दोषास में हमारी बॉडीज में कंपोनेंट्स इनकी कंपोनेंट्स के कारण हमारी बॉडी बनी है। और ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में कोई एक कंपोनेंट ही प्रेजेंट रहता है। हमारी जो बॉडी है इन तीनों के मिक्सचर से बनी है, इन तीनों में कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिल जाते हैं। किसी में आप देखोगे तो किसी का पित्र ज्यादा होगा जो कि ज्यादा एग्रेसिव होगा। ठीक है, किसी के बोल सकते हो कि काफ होगा जो कि इंटेलिजेंट भी होगा, काम धीरे करता है पर स्टडी वो लगातार करता रहता है। और यही गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए, काफ जो कि आपका कंपोनेंट। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो काफ एक तरीके का कंपोनेंट है जो कि आपकी बॉडी में आपको मतलब आपको उत्पन्न करना पड़ेगा या आपको उसको फील करना पड़ेगा, उसको उजागर करना पड़ेगा इस तरीके का कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि हमारी जो रेस है वो 1 और 2 दिन की नहीं है।
अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो ये कंपोनेंट आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी का कोई तैयारी कर रहा हो या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हो, एक दिन पहले एग्जाम देने जाएगा तो वो पास नहीं होने वाला। अगर आप लोगों को इस रेस को में आगे जाना है, या आपको टॉप मारना है, या आपको कुछ भी करना है, तो ये कंपोनेंट आपकी किस तरीके से मदद करेगा, क्योंकि आपको अपनी बुक को लेके बैठना पड़ेगा। अगर आज एक लेक्चर पढ़ाया गया तो आज से आप अगर तैयारी कर रहे हो तो पूरे साल लगातार 365 दिन 10-10 घंटे आपको वही फ्लो से और वही तकनीक से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई ना? क्योंकि हम एमपीपीएससी की तैयारी या कॉलेज के एग्जाम या स्कूल के एग्जाम नहीं है कि एक दिन पहले हम लोग रात में पढ़ लेते हैं और अगले दिन जाके एग्जाम दे आएंगे, क्योंकि हमको नहीं पता होता कि कहाँ से क्या चीज़ें आने वाली है। हमारे पास सिलेबस इतना सारा है और बढ़ गया है, आपको खुद को पता है। ये चीज़ क्लियर हो गई? ये समझ में आ गया कंपोनेंट काफ के बारे में, तीनों दोषास के बारे में समझ में आ गया? ये चीज़ क्लियर हो गई? अब देखो, साइंटिफिक नॉलेज इन द अब ये सारी चीजें त्रिदोषास के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब प्राचीन भारत के बारे में देख लेते हैं कि जो आयुर्वेद था वो प्राचीन भारत में किस तरीके से था। ठीक है, तो वो नॉर्मल सी रीडिंग हम लोग एक बार देख लेते हैं। द साइंटिफिक नॉलेज इन द एंशिएंट इंडिया वाज अ वेरी एडवांस स्टेट, मतलब कि बहुत विकसित था उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे भी जो मॉडर्न आयुर्वेद जिस तरीके से, मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे जो आपको बोल सकते हो कि आप लोगों का इलाज कर रही है, वो उस टाइम पे भी प्रेजेंट थी। ठीक है, हर बीमारियों का बोल सकते हो कि हल उस किताब में आयुर्वेद में है, आज भी है। अगर आज आप जाओगे तो आयुर्वेद में ऐसी कोई सी बीमारी नहीं है जो कि पीछे छूट जाती हो या कोई उसका इलाज नहीं कर सकता, भले वो आपकी बॉडी से रिलेटेड हो। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं, अगर आपको आर्थराइटिक्स के बारे में पता हो तो घुटने, मतलब जब हमारी एज हो जाती है तो जो भी हमारे जोड़ रहते हैं, जो आपकी बोन्स रहती है, वो दुखना स्टार्ट हो जाती है। और इसका एलोपैथी में कोई भी इलाज नहीं है। एलोपैथी में एक ही इलाज है कि अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो दर्द की दवाई खा लो। ये चीज क्लियर हो गई ना? एलोपैथी में जो आपकी बोल सकते हैं कि बोन्स को स्ट्रांग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप ओरल कैल्शियम की गोली खा सकते हो, पर वो जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो रही है क्या? ठीक है, इसलिए हम जो भी बीमारियां, आप किसी भी बीमारी का नाम ले लो, उसके सारे के सारे हल बोल सकते हैं लक्षण हमको आयुर्वेद में देखने को मिलते हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि हमारा प्राचीन भारत में आयुर्वेद कितना आधुनिक था। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, आयुर्वेद इज अ इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट वाज डेवलप्ड इन द एंशिएंट इंडिया। आयुर्वेद हमारा कौन सा है? स्वदेशी चीज है कि जो कि हमारे देश में ही बनी थी। ये जो विज्ञान है, इस तरीके की चीज किसी और सभ्यता के पास नहीं थी। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आ गई? अगर स्वदेशी चीज की, स्वदेशी मतलब समझते हो ना नॉर्मली कि इंडिजीनियस है, मतलब हमारे इंडिया में ही इसका मतलब डिस्कवरी हुई थी, हमारे इंडिया के लोगों ने ही इसको खोजा था कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद से हम लोग लोगों को किस तरीके से ट्रीट कर सकते। और अगर आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी बात करोगे तो आयुर्वेद हमारे इधर ही ज्यादातर प्रेजेंट है, और बाकी के देश कभी भी आयुर्वेद को नहीं अपनाते, वहां एलोपैथी वाला सिस्टम ही चलता है। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आई? ठीक है, और द वर्ड आयुर्वेद लिटरली मीन्स द साइंस ऑफ गुड हेल्थ एंड लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ। हमारा जो प्राचीन भारत का जो आयुर्वेद है वो किसके लिए बोल सकते हो, किस चीज पे ज्यादा फोकस करता था? बोल सकते हो कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए और जीवन की दीर्घ आयु के लिए, कि कोई भी इंसान ज्यादा से ज्यादा कैसे जी सकता है। ये चीज क्लियर हुई? और देखो, क्योंकि आज के जो एलोपैथी हम लोग यूज करते हैं उसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्या आयुर्वेद के कोई साइड इफेक्ट्स थे? नहीं थे। इसलिए कोई भी इंसान अगर किसी को बीमारी होती है और वो आयुर्वेद का इलाज लेता है तो उसके अंदर वो बीमारी भी सही हो जाएगी और साथ में आपके साइड इफेक्ट्स भी नहीं आएंगे। चीज क्लियर हुई? जैसे कोरोना की जो वैक्सीन लगी थी उसकी साइड इफेक्ट्स हमको देखने को मिले थे, है ना? और वो साइड इफेक्ट्स, कोरोना को तो उसने मिटा दिया, पर बाकी की बीमारी हमारे अंदर जन्म ले चुकी है। जैसे कि बहुत ज्यादा आपने देखे होंगे कि अभी रिसेंट में बहुत ज्यादा हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। ठीक है, हार्ट अटैक्स भी ऐसे नहीं कि बड़े लोगों को आ रहा है, मतलब 25 से 40 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो वो चीज हमको समझनी चाहिए कि उस एज में भी हमको हार्ट अटैक इजीली नेचुरली नहीं होता है। अगर 25 से 40 साल के इंसानों को देखोगे, कोई भी देखोगे, भले आप फीमेल को देखो चाहे मेल को देखो, हार्ट डिसीजेस होना बहुत ज्यादा उस टाइम, उस एज के लिए वो नहीं है कि वो होनी ही नहीं चाहिए, उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पर हो रही है क्योंकि हमको साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे। ये चीज़ क्लियर हो गई? तो अगर आयुर्वेद के कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो इंसान लंबा जी सकता है, उसकी दीर्घ आयु रह सकती है, उसकी लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ रहेगी। ये चीज़ समझ में आ गई? तो प्राचीन भारत हमेशा इसलिए आयुर्वेद पे हमेशा फोकस करता था।
In this ancient India, medical system not only helps in the treating of diseases but also help in finding out the causes and the symptoms of the diseases. मतलब कि हमारे प्राचीन भारत में जो भी हम आपकी आयुर्वेद को जब भी यूज करते थे तो उस पे किस पे फोकस करते थे कि हमारी बीमारियों का इलाज भी हो जाए और साथ में हमको उसके लक्षण के बारे में भी पता चल जाए, क्योंकि जब अगर कोई भी बीमारी पहली बार हो रही है तो उसके लक्षण हमको पहले देखने को नहीं मिलेंगे। पहली बार ही पता चलेगा, जैसे कोरोना था तो कोरोना में हमको पता चला कि पहले खांसी होती है, फिर सिर दुखना स्टार्ट हो जाता है, फिर फैटिक, आपकी बॉडी में कमजोरी आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सिम्टम्स हमने अब लिख लिए और जब वो सिम्टम्स तैयार हो गए तो इसके बाद वो फॉरवर्ड हुए थे कि भैया ये अगर आपको ये सिम्टम है तो आपको कोरोना है। ठीक है, तो वही चीज होती थी, अगर कोई भी बीमारी उस टाइम पे पहली बार उनको देखने को मिलती थी तो वो अपनी किताब में उस बीमारी का नाम और साथ में लक्षण भी लिखते थे और उसके नीचे भी लिख देते थे अगर 10 लोग उनकी दवाइयों से उस औषधि से सही हुए तो उस औषधि के नाम के बारे में भी उसमें डिस्क्राइब करके रखा था हमारे एंशिएंट इंडिया में। किसके बारे में? आयुर्वेद के बारे में। और ये सब सारी की सारी नॉलेज हमको कहाँ मिलती है? किताबों में और बुकों, आपके वेद में। ये चीज क्लियर हो गई, प्राचीन भारत का समझ में आ गया हम लोगों को। ठीक है, इट डिफाइंस द हेल्थ एज अ बैलेंस अमंग द 3 दोषास, और हमने अभी एंड डिसीजेस एज डिस्टर्बेंस इन द 3 दोषास। तो हमने क्या समझा कि जो 3 दोषास है उन 3 दोषास से मिलकर हमारी बॉडी बनी है, और अगर बहुत ज्यादा लकी लोग होते हैं जिनके तीनों दोषास स्टेबल होते हैं, बैलेंस होते हैं, अगर तीनों दोषास हमारी बॉडी में बिल्कुल इक्वल मात्रा में होंगे, बिल्कुल इक्वली प्रेजेंट होंगे, तो हमारी बॉडी में कोई भी डिसीज नहीं होगी। पर अगर कोई भी दोषा, अगर थोड़ी बहुत भी हलचल हुई है, गड़बड़ी हुई, किसी का में ज्यादा फायर अगर ज्यादा हो गया या बोल सकते पित्र ज्यादा हो गया, तो उसमें हमको हमारी बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। उस टाइम पे हमारा इम्यून सिस्टम या तो वीक हो जाएगा, और अगर इम्यून सिस्टम वीक हुआ तो हमको बीमारियां बहुत जल्दी आसानी से पकड़ लेंगी। ये चीज क्लियर हो गई। तो हमको क्या समझ में आया? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में बीमारियां कब जन्म लेती हैं? जब तीनों दोषाज में से कोई एक दोषा या तीनों दोषाज के बीच में जो बोल सकते हो कि जो इक्वालिटी है या बोल सकते हो बैलेंस है, वो अगर ऊपर नीचे हो जाए, उसमें गड़बड़ी हो जाए, तो हमारी हमको बीमारी हो जाती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट था। अगर कोई उनके पास जा रहा है तो वो पता करने की कोशिश करते थे कि किस दोषा के कारण उनकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्या कौन सी बीमारी किसके कारण हो रही है। ये चीज क्लियर हो गई। जैसे कि अगर आप बात करो तो पित्र जो है वो एक तरीके से फायर का काम है, मतलब फायर से मिलके बना है, तो मतलब बॉडी में हीट ज्यादा प्रेजेंट है। तो अगर हमको उसमें अगर उन्होंने देखा तो सबसे पहली चीज वो क्या करेंगे, उस हीट को बोल सकते हैं कि स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे कि बॉडी में जो हीट ज्यादा आपकी हो रही है उस चीज को हम लोग कैसे स्टेबल कर सकते हैं, वो उनका इलाज रहता था। इस तरीके का वो इलाज यूज करते थे। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो, when treating a diseases with the help of herbal medicines, the aim is to remove the causes of the disease by attacking the roots। मतलब कि जो हर्बल दवाइयां उस टाइम पे यूज होती थी, हर्बल मतलब समझते हो, जो हर्ब्स से मिलके बनी है। हर्ब मतलब कि जो आपकी औषधियों से मिलके बनी है, जो कि पेड़ पौधे जो कि औषधि का काम करते हैं, उन चीजों से मिलके बनी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हर्बल दवाइयां। ठीक है, आज के टाइम पे भी हमको देखने को मिल जाती है। की मदद से किसी भी बीमारी का इलाज करते समय उसका उद्देश्य क्या रहता था? जड़ों पर प्रहार करके बीमारी के कारण को दूर करना होता था। ये चीज क्लियर हुई? अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, एलोपैथी का बताया था। तो हर्बल आयुर्वेद उसका इलाज भी करती थी और इलाज के साथ साथ उस बीमारी को जड़ से खत्म कर देती थी। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आ गई? आयुर्वेद का आपका कॉन्सेप्ट हमेशा से उनका यही सिद्धांत रहा है कि इलाज तो हो रहा है, पर इलाज के साथ उस इलाज का जो भी जड़ है उस जड़ को ही खत्म कर दो, तो उसको अगली बार बीमारी होगी ही नहीं। ये चीज क्लियर हो गई? इसलिए आपने देखा होगा बहुत सी बार कि किसी इंसान को टाइफाइड हो जाता है और इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और अगर वो सही भी हो जाए तो कभी कभी वो जो टाइफाइड है वो फिर से वापस आ जाता है, फिर से देखने को मिल जाता है, और वो जब आता है तो वो और एक्सट्रीम आता है। उसका इलाज मतलब कि अगर उसको सही होने में उस टाइम पे 5 दिन लग गए तो अगली बार अगर उसको फिर से हो गया, फिर से उसका रिपीटमेंट हो गया, तो उसको सही होने में महीने 2 महीने लग जाएंगे। क्योंकि जब उस फीवर का उन्होंने टाइफाइड का इलाज किया तो उसको जड़ से खत्म नहीं किया, उसको स्टेबलाइज कर दिया कि हाँ अब फीवर नहीं आएगा, पर उनको जब बाद में देखा तो उसको जड़ से खत्म नहीं करोगे तो उसका फिर से रिपीटमेंट हो जाएगा या फिर से हमको वो चीज देखने को मिल जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई? तो हर्बल मेडिसिन किसके ऊपर फोकस करती थी? बीमारी का इलाज पे, और इलाज के साथ साथ उसको उस बीमारी को जड़ से खत्म कर देती थी।
ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेद हैज बीन हेल्थ एंड लॉन्गेटिविटी, ये चीज पढ़ी थी, उसका हमारी बॉडी को सही स्वस्थ रखना और हमारी मतलब बोल सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा उम्र दीर्घ आयु देना, ठीक है। एंड दिस इज द ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम ऑन अवर प्लेनेट अर्थ संहिता टेरेसाइज ऑन द आयुर्वेद इज द ओल्डेस्ट मेडिसिन बुक ऑफ द वर्ल्ड। अगर कोई आपसे पूछे कि मेडिसिन की दुनिया में या आयुर्वेद की दुनिया में सबसे पुरानी बुक कौन सी है, तो क्या है? अहेत्य संहिता, अतेय संहिता। ये चीज क्लियर हो गई। अतेय संहिता आपकी मेडिकल साइंस की सबसे पुरानी बुक है, ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गई। मतलब ये वेदों का ही एक हिस्सा है, पर इसको लिखा किसने था? अत्यय नाम के एक व्यक्ति ने ही लिखा था, उन्हीं के नाम पे ये संहिता है। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। और चरक इज कॉल्ड द फादर ऑफ द आयुर्वेद मेडिसिन। चरक कौन थे हमारे? कौन थे? एक चिकित्सक थे, ठीक है, जिन्होंने किसके बारे में डिस्कवरी करी थी या किसके बारे में पता लगाया था? आयुर्वेद की दवाइयों के बारे में बताया था, आयुर्वेद मेडिसिन के बारे में बताया था, ठीक है। और सुश्रुत जो थे उन्होंने, उनको क्या बोला जाता है? इज कॉल्ड द फादर ऑफ सर्जरी। सर्जरी मतलब समझते हो? शल्य, जो भी हमारी चीज़ों का सर्जरी की जाती है, मतलब कि वो अगर आपको एक्सीडेंट हो गया, अगर वो आपके कट गए तो उसको सर्जर मतलब कि टाँकों से उसको भरा जाता था, ठीक है। उस टाइम पे भी हमारे पास वो ज्ञान था कि आज के टाइम पे आप लोग देखोगे तो स्ट्रेचेस जो लगते हैं, टाँके जो लगते हैं, वो आपको लगता होगा आज की टाइम पे हम लोग मॉडर्न इंडिया में या मॉडर्न साइंस में उसका यूज है, पर ऐसा नहीं है। हमको आयुर्वेद में भी उसका आपका बोल सकते हो कि प्रमाण देखने को मिलता है कि उस टाइम पे भी स्ट्रेचेस या टाँके को कुछ मतलब कि अभी नॉर्मल वे से यूज नहीं करते धागों की मदद से, पर वो लोग उसको यूज करते थे उस टाइम पे। तो इस टाइम पे तो हमारे पास धागे हैं। पहले क्या लगता है कि पहले किस तरीके से स्ट्रेचेस भरे जाते होंगे? हम जो पेड़ पौधों की जो छाल यूज करते हैं ना, उस छाल से वो लोग क्या बनाते थे? बोल सकते हो कि जो हर्बल मतलब बोल सकते हो ट्रीज रहते थे जिनकी छाल हमारी बॉडी में ज्यादा मतलब कि साइड इफेक्ट नहीं करेंगी, उनसे उनको भरा जाता था। या बोल सकते हो कि जो हर्बल लकड़ियां रहती थी उनसे उनको इधर से इधर स्ट्रेचेस को भर दिया जाता था, ठीक है। और ऊपर से जो भी आपकी हर्बल मेडिसिन है मतलब कि औषधि है वो लगा दी जाती थी। आपने पुरानी मूवीज में आपने हमेशा देखा होगा, जैसे कि जो पद्मावत थी, पद्मावत में आपने देखा होगा उनका इलाज करते तो वो हर्बल मेडिसिन को ऊपर से लगा देते थे और स्ट्रेचेस कर देते थे। पहले के जो अब जो भी वॉर रहती थी उन सब चीजों में इंसानों को बहुत ज्यादा घायल होते थे वो लोग। आप लोगों को लग रहा है नॉर्मल वॉर होती थी, भैया तलवारों से, आपके तीरों से, आपके गदाओं से उनका जो भी इफेक्ट होता था वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता था। अभी नॉर्मल हम लोग उनका मतलब कि बोल सकते हैं कि समझ भी नहीं सकते वो कितना गहरा घाव होता होगा। और उस टाइम पे भी वो घाव भर जाता था, किसके कारण? आयुर्वेद के कारण। तो हमारे पास मतलब जो स्ट्रेचेस की बोल सकते हो कि आर्डन मॉडर्न साइंस पे हम लोग जो टाके यूज करते हैं उसका ज्ञान उस टाइम पे भी था, ठीक है। और उसका ज्ञान किसने दिया था? सुश्रुत ने अपनी किताब में बताया था। ये चीज क्लियर हो गई। तो चरक को क्या बोला जाता है? ठीक है, आयुर्वेद मेडिसिन में उनका जनक बोला जाता है, ठीक है। और सुश्रुत को क्या बोला जाता है? ठीक है, शैल चिकित्सा में उनको उनका जनक बोला जाता है। चीज क्लियर हो गई। अब इनके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुश्रुत से, ठीक है। सुश्रुत जी ने कौन कौन से अब आयुर्वेद या मेडिसिन की उसमें कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज दिए थे, चीज क्लियर हो गई। तो सुश्रुत वॉज अ पायनियर इन द फील्ड ऑफ सर्जरी। अभी हमने देखा शैल चिकित्सा में वो क्या थे? बहुत आगे थे, मतलब कि वो उसमें एडवांस थे। ये चीज क्लियर हो गई। ही कंसिडर्ड सर्जरी द हाईएस्ट डिवीजन ऑफ हीलिंग आर्ट। हीलिंग आर्ट मतलब कि घाव को भरने का जो भी कला है उसका सबसे सही तरीका क्या है? आपको उसका बोल सकते हो कि सर्जरी कर देना। क्योंकि अगर किसी को अगर ज्यादा कट लगा है आज के टाइम पे तो वो दवाइयों से भर सकता है क्या? ठीक है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज का हमारा बोल सकते हो कि पॉल्यूशन इतना ज्यादा प्रेजेंट है, बहुत सारे जर्म्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास में प्रेजेंट है, बैक्टीरियाज प्रेजेंट है। अगर वो उसके ऊपर चढ़ गए तो वो और ज्यादा हार्म कर देंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो आज के टाइम पे मतलब उस टाइम पे भी प्रॉब्लम थी स्टिचेस, मतलब कि कोई भी अगर बड़ा घाव है तो उसको ऐसे सही नहीं किया जा सकता उस दवाइयों से, या बोल सकते कि ओरल दवाइयां हम लोग जो खाते, इसलिए उस टाइम पे वो बोलते थे कि जो भी सर्जरी है वो हाईएस्ट डिवीजन है हीलिंग हार्ट का। किसी भी घाव को अगर भरना है तो उसकी हमको क्या करना पड़ेगा? सर्जरी करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आई।
और ही स्टडीड ह्यूमन एटोनॉमी विद द हेल्प ऑफ डेड बॉडीज। अब आज के टाइम पे भी अगर आप कोई मतलब एमबीबीएस करने के लिए जाओगे तो एमबीबीएस वाले लोगों को क्या बताया जाता है, बॉडीज के बारे में बताया जाता है कि कहाँ पे अगर मतलब बोल सकते हो कि बॉडी बता दी जाती है, डेड बॉडी लिटा दी जाती है, उस डेड बॉडी में उनको ऑर्गन्स के बारे में बताया जाता है अंदर खोल के, कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है, अगर कोई भी बीमारी या एक्सीडेंट होता है, अगर ये चीज डिस्टर्ब हो रही है या यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे घाव हो गया, तो उसको किस तरीके से भरा जा सकता है। तो उस टाइम पे भी जो सुश्रुत थे उन्होंने भी डेड बॉडीज से ही अपनी स्टडी को आगे बढ़ाया था। उन्होंने सबसे पहले डेड बॉडीज की स्टडी की, उसकी एटोनॉमी को समझा कि कैसे बॉडी है हमारी, कौन कौन सा पार्ट कहाँ पर है, और अगर कुछ हो जाता है तो हम उसको कैसे सही कर सकते। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये चीज़ समझ में आ गई। तो अगर कोई आप मतलब ये चीज़ आपको याद रखना कि सुश्रुत ने ही सर्जरी की स्टार्टिंग की थी, और जो भी उन्होंने पढ़ा था, जो भी स्टडी की थी, वो एक डेड बॉडी से की थी। जबकि जो शव रहता है उस शव को चीड़ फाड़ के उनसे वो नॉलेज गेन करते थे कि कौन सा पार्ट वहां पर है और कैसे उसका इलाज किया जा सकता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। और मॉडर्न आप साइंस में भी अगर कोई एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है तो एमबीबीएस वाले इंसान को भी इसी तरीके से समझाया जाता है, क्योंकि उस कोई इंसान मतलब बोल सकता हो कि ऐसे वर्चुअल गेन नहीं कर सकता कि उसको थ्योरी में आपने पढ़ा दिया ये ऑर्गन है उसका इलाज हो गया, तो वो सारी चीज़ें एक तरफ है, प्रैक्टिकल करना एक तरफ है। ठीक है, जब तक आप वो थ्योरी वाली चीज़, जैसे कि कोई कंप्यूटर आपको पढ़ा रहा है और कंप्यूटर का आपको बता दिया कि भैया एक्सेल इस तरीके से यूज़ करने हैं, फॉर्मूलेज यही है, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे, जब तक आप चला के नहीं देखोगे या आपको उस चीज़ को वर्किंग में लेके नहीं आओगे, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। और जब आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी कि हाँ मैं यहाँ पे गलती कर रहा था और उस चीज़ को करना है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो डॉक्टर्स का काम इतना आसान नहीं होता, उनको भी हमारे बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकल स्टडीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जब जाके वो हमारी बॉडी पे बोल सकते हैं कि किसी हेल्दी पर्सन पे काम कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आ गया। सुश्रुत संहिता एक तरीके की क्या है, उनकी किताब का नाम है, ठीक है, सुश्रुत जी के नाम पे ही है। तो उसमें उन्होंने क्या मेंशन करके रखा है, या आप चाहो तो ये जो फैक्ट्स है उनको लिख लिया करो एक जगह पे। सुश्रुत संहिता क्या है, संहिता एक तरीके से उनकी किताब का नाम है। उस किताब में उन्होंने क्या बताया, अब बोल सकते हैं कि डिसीजेस के बारे में बताया होगा, उनके उपचार के बारे में बताया होगा कि कैसे उसको सही कर सकते। तो उन्होंने अपनी बुक में क्या करा था, 1100 से अधिक बीमारियों का उल्लेख करा था। ठीक है, सुश्रुत संहिता में कितनी मतलब 1100 बीमारियों के बारे में उन्होंने उस चीज के बारे में बताया था। ये चीज क्लियर हो गई। और उसमें भी क्या थे, 26 प्रकार के बुखार थे, जैसे कि हम नॉर्मली बुखार समझते हैं, उन्होंने उस टाइम पे 26 तरीके के अलग अलग बुखारों को अलग डिस्क्राइब कर दिया था। ये चीज समझ में आ गई, 26 तरीके के अलग बुखार, 8 प्रकार के पीलिया और 20 प्रकार की मूत्र संबंधी शिकायतों को शामिल करा था। मतलब कि हर चीज के बारे में, हमारी बॉडी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये सारी की सारी चीजें उन्होंने बता दी थी। ठीक है, उन्होंने उस टाइम पे बोल सकते हैं 26 टाइप्स ऑफ फीवर्स के बारे में बता दिया था। ठीक है, इसके बाद 8 तरीके के जो भी जॉन्डिस हमको आप आज देखने को मिलते हैं, वो जॉन्डिस भी उन्होंने 8 अलग अलग तरीके के प्रकार के बता दिए थे। ठीक है, और यूरिन से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स हमको देखने को मिलती है उसके भी उन्होंने उसके बारे में बता दिया था कि क्या क्या चीजें किसके कारण होती है और इनका क्या क्या अलग अलग इलाज है। चीज क्लियर हो गई। तो सुश्रुत संहिता में सब कुछ मतलब लगभग आपको आधे से ज्यादातर चीजें हमको देखने को मिल जाएंगी, और यही बुखार आज के टाइम पे मॉडर्न मेडिकल में भी हमको देखने को मिलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। तो 1100 तरीके की बीमारियों के बारे में उन्होंने उसमें बता दिया था। किसमें बता दिया था? और ह्यूमन के साथ अगर हम बोल रहे कि मनुष्य के वो आयुर्वेद में भी उनकी रुचि थी, और साथ में उन्होंने पेड़ों के बारे में भी अपनी आयुर्वेद में मतलब कि अपनी बुक में उसके बारे में लिखा था। तो कितने उन्होंने प्लांट्स को डिस्कवर कर दिया था? मोर देन 760 प्लांट्स हैज बीन डिस्क्राइब। तो उनकी सुश्रुत संहिता में पेड़ पौधों के बारे में भी बताया गया था। तो कितने पेड़ पौधों के बारे में उन्होंने लगभग बताया? 760 और उससे ज्यादा भी लगभग बोल सकते हो। ठीक है, ऑल पार्ट्स, रूट्स, बार्क, जूस, रेजिन, फ्लावर ईटीसी वर यूज्ड। और उन्होंने सब चीजों के बारे में बता दिया था कि किस तरीके की बाग, जड़, खाल, रस, फल आदि की चीजें वो लोग उपयोग मतलब करते थे, मतलब कि कर सकते हैं उन सब चीजों के, मतलब कि कौन सी चीज खाने वाली है, कौन सी चीज से हम लोग किस तरीके से यूज कर मतलब कि यूज कर सकते हैं। और अगर कोई भी बीमारी हो जाती है, जैसे कि कभी फूल नहीं आ रहा,
कोई पेड़ है उसका फूल नहीं आ रहा, तो उसके पीछे भी वो बता सकते थे कि किसके कारण उसमें फूल नहीं आ रहा, उसको किस तरीके से सही किया जा सकता है। जैसे कि अगर आज के टाइम पे भी हम लोग खेती करते हैं ना, कि खेती करते हो तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो फूल वगैरह है वो फूल, मतलब कि कोई भी आप जैसे कि वो कृषि की दवा, वो दवाइयाँ लेने के लिए जाओगे तो उसको सबसे पहले डिस्क्राइब भी तो करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। कि अगर मैंने कोई भी मतलब कि वो टमाटर लगाया और टमाटर का फूल ही नहीं आ रहा, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि भैया टमाटर का फूल नहीं आया, तो वो फिर दवाइयाँ देगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो उन्होंने सबके बारे में, मतलब हर चीज़ के प्लांट की जो भी पार्ट्स होते हैं उन सब के बारे में पढ़ा था, और उसमें अगर कोई भी बीमारी होती है उस पार्ट में तो उसका इलाज भी बता दिया था। और ये भी पता कर लिया था कि कौन कौन से जो पौधे हैं वो खाने लायक हैं, कौन कौन से पौधे से जो आपका फ्रूट्स या फल निकलते हैं वो खाने लायक है, और कौन सा नहीं खाने लायक। ये सारी की सारी चीज़ें हमको सुश्रुत संहिता में देखने को मिल जाएंगी। चीज़ क्लियर हो गई, ये चीज़ समझ में आ गई। और उन्होंने क्या बताया था, दालचीनी, तिल, मिर्ची, इलायची, अदरक, आज भी जो हम घरेलू नुस्खा आपके घर पे यूज करते हैं, ये सारी की सारी चीजें भी उन्होंने उसका उपचार प्रसार बताया था कि किस तरीके से हम ये हमारी होम रेमेडीज को यूज करके हमारी बॉडी को सही कर सकते हैं। जैसे हम लोग आज के टाइम पे यूज करते हैं ना, कभी बीमार हो जाए तो दालचीनी, तिल, मिर्ची, इलायची, अदरक, ये सारी की सारी चीजें उसमें डिस्क्राइब थी कि कौन सा इलाज, अगर कोई बीमारी हो जाती है तो किस तरीके, कौन सी होम रेमेडी लेके हम उसको सही कर सकते हैं। चीज क्लियर हो गई। द मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी फॉर डिटेल स्टडी इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन सहित संहिता, सुश्रुत संहिता। मतलब कि जो मृत शरीर है, उस मृत शरीर को हम लोग कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं कि आगे अगर देखो कोई किसी की डेथ हुई तो हालचाल उसके ऊपर हम लोग बोल सकते हो कि पढ़ाई कर सकते हैं क्या, उसके ऊपर बोल सकते हो कि उसको काट सकते हैं, पीट सकते हैं, उससे कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बताया था कि कैसे शव को हम लोग बचा के रख सकते हैं अपनी स्टडीज के लिए, स्टडी के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आज आए तो आज ही स्टडी करनी पड़ेगी, हो सकता है कि मुझे बाद में भी करना पड़े। तो वो प्रिजर्व करने का जो तरीका था, मतलब बचा के रखने का तरीका, उन्होंने अपने सुश्रुत संहिता में बता दिया था कि कैसे बॉडी को रखा जाता है, ठीक है, कैसे बॉडी को बचाया जा सकता है। अब उसका तरीका हम लोग ऐसे देखने वाले हैं। देखो, the body of an old person or someone who died of a serious illness was not usually considered for study। मतलब कंसिडर, किसको कंसिडर नहीं करते थे? जिसकी बीमारी ज्यादा खतरनाक हो, ठीक है, क्योंकि उन बीमारी अगर वो खतरनाक है, जैसे कोविड है, तो कोविड की बॉडी से किसी ने स्टडी की थी क्या? नहीं की थी ना, क्योंकि वो ऐसी इलनेस थी कि अगर वो बॉडी अगर वो लोग यूज करते तो जो वो जिसकी जो स्टडी कर रहा है उसी को कोरोना हो जाता। ये चीज क्लियर हो गई। तो जिसको ज्यादा इलनेस होती थी, जिसको ज्यादा बीमारी होती थी, उसकी बॉडी को वो लोग कंसीडर नहीं करते थे, ठीक है, उसको नॉर्मल हम लोग अंतिम संस्कार करके वो चीज उसको अलग कर देते थे। द बॉडी नीडेड टू बी थॉट क्लीन। अब देखो उसका मतलब किस तरीके से वो लोग यूज करते, मतलब प्रिजर्व करके रखते थे। सबसे पहले क्या करते थे, वो बॉडी को लेते थे, प्रॉपर तरीके से उसको क्लीन करते थे, ठीक है। क्लीन करने के बाद जो बार्क मतलब कि बोल सकते हो कि जो पेड़ की छाल रहती है, उस छाल से उसको कवर कर देते थे, ठीक है। छाल से कवर करने के बाद नदी के अंदर वो 7 दिन तक उस बॉडी को रखते थे। ये चीज क्लियर हो गई। जब वो नदी से 7 दिन के बाद उस बॉडी को निकालते थे तो उस बॉडी का ऑर्गन्स हमको विजुअली दिखने लगते थे, वो ट्रांसपेरेंट हो जाती थी बॉडी। अगर आप अभी नॉर्मली एग्जांपल देखो तो अगर आप थोड़ी देर 5-10 मिनट अगर पानी में बैठे रहो तो पानी के कारण आपकी वो आपके हाथ में भी पपड़ी टाइप की पड़ जाती है और वो सफेद पड़ जाती है। तो वो तो कुछ मिनट और कुछ घंटों की बात है। तो 7 दिन तक अगर बॉडी रहेगी तो वो कैसी हो जाती थी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती थी और आप नेकेड आई से ऑर्गन्स को देख पाते थे। तो ये चीज भी उन्होंने प्रिजर्व करने का तरीका, शव को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उस पर स्टडी की जा सकती है, ये सुश्रुत संहिता में उन्होंने बता दिया था। इस तरीके की टेक्निक को यू यूज करते थे। मतलब ये छोटी सी टेक्निक है, होने को बहुत बड़ी थी, पर मैंने बेसिक बता दिया आपको। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गई। सुश्रुत ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वर इन द फील्ड ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। यह बोल सकते हैं कि रेनोप्लास्टी एक तरीके की टेक्निक है। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में समझते हो ना? तो प्लास्टिक सर्जरी जिस तरीके से हम लोग आज यूज करते हैं ना, जिस टेक्निक सीक्वेंस से हम लोग यूज करते हैं, वो सेम सीक्वेंस हमको सुश्रुत संहिता में देखने को मिला था। ये चीज समझ में आ गई। तो कहीं ना कहीं हमको समझ में आ गई जो आज का मॉडर्न साइंस है वो भी हमारे प्राचीन जो भारत है, प्राचीन भारत के जो ज्ञान है उससे रिलेटेड है। जो आज डिस्कवरीज मतलब हमको देखने को मिलती है वो हमारी सुश्रुत संहिता में उस टाइम पे भी थी। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गई।
ठीक है। उन्होंने किस किस चीज के बारे में मतलब फील्ड में आप बोल सकते हो कि कंट्रीब्यूशन दिया था? प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है, और साथ में आपका कैटरेक्ट रिमूवल, मतलब कि कैटरेक्ट रिमूवल बोल सकते हो कि मोतियाबिंद समझते हो, तो मोतियाबिंद जब हो जाता है, जो हमारी बॉडी पे कैटरेक्ट हो जा, वो आइस पे कैटरेक्ट हो जाता है, उस आइस से जो लेयर रहती है कैटरेक्ट की, उसको कैसे हटाया जा सके, उस चीज के बारे में भी उस फील्ड में उन्होंने उसके बारे में बता दिया था। समझ में आ गया कैटरेक्ट का मतलब? तो दो चीजों में उनकी बेसिकली ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहे हैं। पहली है प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी समझते हैं ना, ठीक है। और दूसरा साथ में हमारा कैटरेक्ट रिमूवल के लिए बोल सकते हो कि जो हमारा मोतियाबिंद जो हो जाता है, उस मोतियाबिंद में जो आइस के ऊपर एक लेयर बन जाती है, उस लेयर को कैसे हटाया जा सकता है सर्जरी के थ्रू, वो सारी की सारी चीजें उन्होंने अपनी उसमें बुक में बता दिया था। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। Surprisingly, the step followed by the Shushruत was similar to those followed by the modern surgeons while performing the plastic surgery. मतलब कि आज के आधुनिक टाइम पे भी जो भी सर्जन जब भी प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, तो प्लास्टिक सर्जरी करते समय जो तरीका वो अपनाते हैं आज के टाइम पे, वो सेम टू सेम चीज हमको सुश्रुत संहिता में देखने को मिलती है। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आई? और देयर इज ऑल्सो अ डिस्क्रिप्शन ऑफ 101 इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन सर्जरी इन द सुश्रुत संहिता। मतलब 101 तरीके की, मतलब प्लास्टिक सर्जरी, कोई भी सर्जरी करने के लिए टूल्स की जरूरत पड़ती थी ना, आज के टाइम पे भी आप देखोगे कैंची है, नॉर्मली उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स का उल्लेख भी हमको सुश्रुत संहिता में देखने को मिलता है। ये चीज क्लियर हो गई कि जो आज के टाइम पे हम लोग वो मॉडर्न टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि अगर बॉडी है तो बॉडी के लिए ड्रिलिंग करना पड़ता है ना, और ड्रिलिंग उस टाइम पे तो प्रेजेंट थी नहीं, हम ड्रिल कैसे करेंगे, आपको हड्डी को कैसे काटोगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें, उस तरीके के इंस्ट्रूमेंट भी हमको सुश्रुत संहिता में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक मतलब बोल सकते हैं कि 100 इंस्ट्रूमेंट्स का उसमें उल्लेख दिया गया है। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आई? समझ में आ गया हमारा सुश्रुत जी के बारे में? तो सुश्रुत संहिता में लगभग हर चीजों के बारे में उन्होंने डिस्कवर करके रखा है। अगर मेन अचीवमेंट्स की बात करें तो सबसे पहली चीज प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद बोलते कैटरेक्ट रिमूवल के बारे में। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई हमारे लिए, ठीक है। और उस संहिता में ज्यादातर सारी चीजें कवर है, बीमारियां भी कवर है कि बीमारियां कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो 1100 तरीके के उन्होंने बुखार बता दिए, मतलब बीमारियां बता दी, और 26 तरीके के बुखार बता दिए, तो लगभग डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो उन्होंने ह्यूमंस के बारे में तो, मनुष्य के बारे में तो पढ़ा ही, और साथ में वृक्ष के बारे में भी पढ़ा, पेड़ पौधों के बारे में भी उन्होंने उनकी बीमारियां का पता लगाया और बीमारियों का इलाज ढूंढ के दिया। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आ गया, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया हमको। अब नेक्स्ट हमारे कौन है? चरक। ठीक है, अब चरक जी ने क्या क्या बताया? तो चरक इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ एंशिएंट इंडियन मेडिकल साइंस। ठीक है, सुश्रुत जी के बारे में बात करेंगे तो वो सर्जरी की फील्ड में अपने फादर थे। और अगर मेडिसिन साइंस की, मतलब आयुर्वेद की मेडिसिन साइंस की बात करो कि आपकी जो भी चिकित्सा विज्ञान है, उसमें जनक, उनके जनक कौन है हमारे? ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आई? ही वॉज अ राजवेद या रॉयल फिजिशियन इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क। कनिष्क एक आप बोल सकते हो कि राजा का नाम है, उस कनिष्क राजा के दरबार में वो हमारे चरक क्या थे? राजवैद्य थे। मतलब कि सबसे बड़े बोल सकते हो कि चिकित्सक थे। अगर कोई भी बीमारी हो जाती है तो सबसे पहले उनसे, मतलब उनको दिखाया जाता था, वेद उनको पता बताया जाता था। वैद्य समझते हो ना? ठीक है, तो उस टाइम पे वैद्य हुआ करते थे, तो दरबार में बैठते थे, या बोल सकते हो कि राजवैद्य थे। ठीक है, राज दरबार में बैठते थे। His चरक संहिता इज अ नोटेबल बुक ऑफ मेडिसिन। चरक संहिता की बात करें तो चरक संहिता में किसके बारे में बताया गया? दवाइयों के बारे में बताया गया है। ठीक है, कैसी दवाइयां? आयुर्वेद से रिलेटेड या हर्बल से रिलेटेड सारी चीजें, पेड़ पौधों से रिलेटेड कौन कौन सी दवाइयां हैं, ये सारी की सारी चीजें उन्होंने बता दी। अब हमको क्या समझ में आता है कि सुश्रुत जी ने बीमारियों के बारे में बताया था, ठीक है, और चरक जी ने उन बीमारियों की दवाइयों के बारे में बताया था कि इस, अगर इस तरीके का बुखार है तो कैसे दूर कर सकते हैं, कौन सी इसकी दवाई है, कौन सा पेड़ पौधा या पत्ती हम मतलब उसको पीस के खा सकते हैं या उसका लेप बना सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें बताई गई। समझ में आ गया? सुश्रुत संहिता में बुखारों के बारे में या बीमारियों के बारे में या रोग के बारे में बताया गया है, और उस इसमें उसका इलाज बताया गया चरक संहिता में। ये चीज क्लियर हो गई? समझ में आ गया?
It combines a large number of diseases and define their causes as well as give the method of their treatment. क्या बताते थे वो लोग, क्या बताया जाता था? इससे बड़ी संख्या में बीमारियों का वर्णन है, ठीक है, और उसके कारणों की पहचान कि किस कारण से हो रहा है, और साथ में उसका उपचार की विधि भी उसमें दी गई है, ठीक है। चरक संहिता में हमको समझ में आ गया कि बीमारियों का उल्लेख बताया गया है, उल्लेख के साथ में उसका क्या क्या इलाज हो सकता है, उस सारी की सारी चीज़ों को उन्होंने उल्लेख करके रखा है अपनी किताब में। कौन सी किताब में? चरक संहिता। ये चीज़ क्लियर हो गई? He was the first to describe digestion, metabolism, immunity as important to the health and medical science। कि हमारा जो पाचन क्रिया है, या बोल सकते हो कि चयापाचय है, और आपकी प्रतिरोधक जो क्षमता है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं होगी तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं क्या होगी, इजीली जो भी डिसीजेज है उसको एब्जॉर्व कर लेगी, डिसीजेज उसको हो जाएंगी। ये सारी की सारी चीज़ों का उल्लेख किसने बताया था, मतलब पाचन क्रिया के बारे में महत्व किसने दिया था? चरक जी ने दिया था, ठीक है। डाइजेशन का मतलब समझते हो, पाचन क्रिया। मेटाबॉलिज्म मतलब कि खाने, जो भी हम लोग खाना खाते हैं उस खाने को एनर्जी में कैसे बदला जा सकता है, ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिज्म में आ जाएंगी। समझ में आ गया? और तीसरी चीज़ इम्यूनिटी के बारे में आता था कि प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है। ऐसा हमने देखा है कि कोविड के टाइम पे अगर किसी को कोविड हो भी गया तो बहुत से लोग 7 दिन में भी सही हो गए हैं, ठीक है, और बहुत से लोगों को महीने महीने या 2-2 महीने लग गए हैं उसको मतलब रिकवर होने में। क्यों? इससे हमको क्या समझ में आता है कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम है वो अच्छा है, कि उसने बीमारी से जल्दी लड़ लिया तो वो जल्दी स्वस्थ हो गया, और किसी के अंदर इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है तो उसको कोरोना ने बहुत टाइम तक, मतलब उसका रिकवर होने में उसको टाइम लग गया। ये चीज़ क्लियर हो गई? तो उन्होंने डाइजेशन का, बोल सकते हो कि आपका पाचन क्रिया का, मेटाबॉलिज्म का और प्रतिरोधक शक्ति या इम्यूनिटी के बारे में बताया था कि ये हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चीज़ क्लियर हुई? ये चीज़ समझ में आ गया? In the Charak Samhita, more emphasis is given on removing the cause of the disease rather than really treating the disease। मतलब वो उन्होंने क्या बताया था कि सबसे पहले जो भी रोग है उसका कारण भी जानना है, और कारण जानने के बाद उसको सही तरीके से ट्रीट भी करना है। ये उनका मतलब संहिता में बताया गया। ये चीज़ क्लियर हो गई? ये चीज़ समझ में आ गई? अब देखो, ये थोड़ा सा आज मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ के आना है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। योगा और पतंजलि हम लोगों ने पढ़ा है, तो योगा और आयुर्वेद किस तरीके से अलग हो सकता है? अब आयुर्वेद में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी रोग है तो रोग को किस तरीके से मतलब सही कर रहे हैं, औषधियां खाकर। और योगा एक तरीके का हम बोल सकते हो कि ऐसा बीमारियों को दूर करने का तरीका है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, फिजिकली और मेंटल ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसके कारण हमारी बॉडी अच्छी हो। फिजिकल मतलब कि जो नॉर्मली योगास होते हैं, जो भी आसन्स होते हैं, और मेंटली मतलब ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना। ये चीज़ क्लियर हो गई? तो योगा मतलब हमने आयुर्वेद में अभी तक क्या पढ़ा कि आयुर्वेद में हमारी बॉडी में जो भी जन औषधि है उनको खाकर हम, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें जब वो जाएंगी, जो मेडिसिन जाएंगी, तो किस तरीके से रिएक्ट करेगी, उससे हम लोग अपनी बॉडी को कैसे सही कर सकते हैं, उस रोग को पीछे कर सकते हैं। और योगा से हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल बोल सकते हैं एक्सरसाइज करके, मेंटल एक्सरसाइज और फिजिकल एक्सरसाइज करके। फिजिकल एक्सरसाइज मतलब समझते हो ना, ठीक है। तो जो योग में आसन वगैरह होते हैं वो योग का हिस्सा है। और ये चीज़ याद रखना कि योग एक तरीके का नहीं होता कि आपने बैठ गए एक आसन पे और आपने जो भी आसन वगैरह कर दिए वो योग में इंक्लूड होंगे, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन भी योगा का ही पार्ट है, ध्यान लगाना भी योगा का ही पार्ट है। तो योगा में दोनों चीज़ें कवर होंगी, मेंटली भी जो कि हम नॉर्मल आसन कर रहे हैं वो, और सॉरी फिजिकली भी जो हम लोग आसन कर रहे हैं, और मेंटली भी जो हम लोग ध्यान लगा रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई? तो योगा और पतंजलि का हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, इसको एक बार रीड करके आना। थैंक यू।